कबल मैंने कल ही कहा था कि राजनीति में, लोकतांत्रिक राजनीति में लड़ाइयाँ इतनी जल्दी से उनमें जीत-हार घोषित नहीं की जा सकती। उसमें हमेशा ही जो पक्ष शुरू में कमज़ोर लग रहा है, बाद में पता चलता है कि वही पक्ष अंततः मजबूत साबित हुआ और पलड़ा उसके पक्ष में झुका रहा। ये बात सही है कि जो पहली छवि अविश्वास प्रस्ताव की बहस से आती है सामने, उसमें यही लगता है कि ऐसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर नरेंद्र मोदी की भाषा का इस्तेमाल किया जाए, तो बहुत से चौके-छक्के मारे और विपक्ष फील्डिंग करता रह गया, हैं? इस प्रकार की बातें उन लोगों की तरफ से की जा रही हैं और इसी प्रकार की भावना भी उन लोगों की तरफ से प्रोजेक्ट की जा रही है। लेकिन जैसे-जैसे परिस्थिति जैसे-जैसे बहस आगे बढ़ेगी, परिस्थिति बदलेगी क्योंकि मणिपुर के सवाल पर भाजपा के पास कुछ कहने के लिए था नहीं। देखा जाए तो मणिपुर के सवाल पर भाजपा का पक्ष बहुत कमज़ोर था और सिर्फ भाजपा समर्थक राजनीतिक समीक्षक भी इस बात को मान रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि जब जैसे ही वो 4 मई का वीडियो वायरल हुआ और वो घटना प्रकाश में आई, वैसे ही विपक्ष को लगा कि इस प्रश्न पर भाजपा को घेरा जा सकता है। बेहतर होता कि विपक्ष एक बहुत ही अच्छी और सिलसिलेवार रणनीति बनाकर, ठोस रणनीति बनाकर और अपने अच्छे-अच्छे वक्ताओं को सामने रखकर सरकार को घेरता और बिल्कुल लाजवाब कर देता। ऐसा तो नहीं हो पाया क्योंकि उसमें मैं मानता हूँ विपक्ष की उसमें कमी रही। लेकिन सरकार अगर ये समझती है कि उसने चौके-छक्के मार दिए और सब काम निबट गया, ऐसा नहीं होता है। देखिए, ठोस बात क्या है मणिपुर की राजनीतिक स्थिति। इस हकीकत को तो सरकार के तथाकथित चौके-छक्के बदल नहीं सकते। दूसरा ये है कि अ, जिसे कहते हैं लफ़्फ़ाज़ी में जीत हासिल करने के लिए, डेमागोगी में जीत हासिल करने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसदगण हैं, उन्होंने जिस तरह की बातें की, उन बातों में बहुत सारी पोल पट्टी रह जाने वाली थी। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको तोड़-मरोड़ कर इस तरह की लफ़्फ़ाज़ी में पेश किया जाता है। वो ज़माना चला गया जब सांसद जो है बहुत सारी किताबों और तथ्यों के साथ में संसद में आता था और उसके पास बिल्कुल एक अनुसंधानकर्ता की तरह तमाम चीज़ों की जानकारी होती थी कि तमाम सारे सांसद इस इन खूबियों के लिए जाने जाते थे। वो वक़्त तो निकल गया है, अब तो सांसद बिना किसी तैयारी के कुछ थोड़ी-सी पर्चियों पर थोड़े से पॉइंट बनाकर आते हैं और उनके आधार पर बाकायदा संसद में इस तरह बोला जाता है जैसे कि पॉलिटिकल रैली में बोला जा रहा हो। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, उसी तरह और अमित शाह तो इस तरीके से बोल रहे थे जैसे कि वो डीएवीपी जब सरकार का विज्ञापन जारी करती है, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी सरकार का विज्ञापन जारी करती है, तो उस विज्ञापन में से पढ़ रहे हो कि हमने इतना किया, इतना किया, इतना किया। देखिए, एलआईसी वाला है मामला। एलआईसी वाले सवाल पे जो तथ्य रखे गए, वो गलत तथ्य रखे गए। कलावती वाले सवाल पे तथ्य रखे गए, वो गलत तथ्य रखे गए और अगर जैसे-जैसे अमित शाह के और नरेंद्र मोदी के भाषणों का बारीक पाठ होगा, उसका विश्लेषण होगा, उसकी और खामियां निकल कर सामने आएंगी। होना ये चाहिए कि इन तमाम खामियों को रिकॉर्ड पर दर्ज करना चाहिए विपक्ष को। इनका एक टेक्स्ट जनरेट करना चाहिए। इनके इनके बारे में लिखित रूप से एक श्वेत पत्र ये लोग क्या-क्या गड़बड़ी जब से नरेंद्र मोदी ने बिहार में सिकंदर को इतिहास में सिकंदर को बिहार में लाए हैं नरेंद्र मोदी, उस क्षण से लेकर और संसद में दिए गए इन भाषणों तक, जितनी भी इन लोगों ने इस तरह की गड़बड़ियां की हैं, उन सबकी एक पुस्तिका तैयार की जानी चाहिए। मैं बार-बार कहता हूं और उसको 10 करोड़ छाप के सारे देश में बांट देना चाहिए। आज आपसे आपके साथ बातचीत करने से पहले मैं उत्तर प्रदेश में 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, उसका लोकनीति द्वारा किया गया पोस्ट पोल विश्लेषण 54 पेज का है, वो मैं देख रहा था, क्योंकि मुझे समाजवादी पार्टी के ऊपर एक लेख लिखना था, एक एकेडमिक लेख लिखना था। तो मैंने पाया कि उसमें जिन लोगों से बातचीत की लोकनीति के साथियों ने, तो उन लोगों ने बताया उनमें से ज्यादातर लोग इस बात पे बहुत ध्यान देते हैं कि उनका प्रतिनिधि कितना पढ़ा लिखा और समझदार है। तो अब ये अगर तथ्य लोगों के सामने आएगा कि ये सरकार के कारकुन हैं, जो बड़ी-बड़ी बातें करते रहते हैं हमेशा, ये दरअसल कितने पढ़े लिखे और समझदार हैं। ये लोगों को पता लगना चाहिए कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो जो व्यक्ति जो हमारा प्रधानमंत्री अ, स्नातक है, वो किस तरह के तथ्यों को पेश करता है। अ, हमारे गृह मंत्री किस तरह के तथ्यों को हमारे गृह मंत्री जो कि तड़ीपार रह चुके हैं, वो किस तरह के तथ्यों को पेश करते हैं, भाजपा के विभिन्न सांसद क्या क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, ये सब बातें निकल कर सामने आनी चाहिए।
एक और बात है जिसकी तरफ आपने सबसे पहले इशारा किया था कि राहुल गांधी का भाषण काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा। तो जी, जी। उसमें एक मैं अभी ऑनलाइन चीज़ों को ही देख रहा था, तो हुँ, नवभारत टाइम्स के का जो हिंदी संस्करण है उसमें उसका जो वेब पेज है, उसने हुँ, एक सर्वेक्षण कराया जिसमें लोगों ने कहा कि उन्होंने राहुल के भाषण को ज़्यादा पसंद किया मोदी की तुलना में। हुँ, उसी तरीके से रूबिका लियाकत ने भी एक सर्वेक्षण कराया जिसमें 66% लोगों ने कहा कि राहुल हुँ। का भाषण ज़्यादा अच्छा था। जी, तो जी। ये एक ऐसा तथ्य है जो दिखाता है कि शायद जिसकी तरफ आपने पहले रेखांकित किया था कि हुँ। विपक्ष को और जोर लगाने की ज़रूरत है और वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की अ, भारत जोड़ो यात्रा के समय उसी के इर्द-गिर्द मैं ये मानता हूँ, मेरी मान्यता है, गलत साबित हुई हो सकती है, मैं उसका खतरा उठाते हुए कह रहा हूँ। उसी के इर्द-गिर्द देश में एक खास तरह का माहौल बनना शुरू हुआ। उसके कई कारण थे। मैं मानता हूँ कि उस यात्रा ने उत्प्रेरक का, ट्रिगर पॉइंट का रोल प्ले किया। वो माहौल ऐसा बनना शुरू हुआ कि लोगों को लगा कि उन्हें किसी नरेंद्र मोदी के साथ-साथ वो तो हैं ही देश के नेता और प्रधानमंत्री हैं, बड़े नेता हैं। अ, एक किसी और नेता को तलाशना चाहिए। कोई एक समांतर नेतृत्व होना चाहिए। जो जो नरेंद्र मोदी और इन सब लोगों को नरेंद्र मोदी के सबके प्रभाव को जो है ना, प्रति संतुलित कर सके और लोकतंत्र में एक ज़्यादा संतुलन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग इसलिए तलाश रहे हैं कि वो भाजपा को हरा देंगे उस नेतृत्व के सामने आते ही। ये तो बहुत दूर की बात है। आगे जाके मालूम पड़ेगा कि इसका राजनीतिक नतीजा क्या होगा। लेकिन ये ना कहीं लोकतंत्र में असंतुलन आया है, इसको दुरुस्त करने की एक इच्छा जो है, वो लोगों के मन में आने लगी है। ये चीज़ जो है लोगों को अब एक दूसरा नेता चाहिए। मुझे लगता है कि ये आवाज़ बहुत तेज़ी के साथ आ रही है। जिस तरह हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी, जिस तरीके से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हारी और जिस तरीके से दिल्ली महानगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी परास्त हुई और इस वक़्त छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा के खिलाफ चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, जिस तरह का माहौल है, उससे मुझे लगता ये है कि लोग किसी और नेतृत्व की तलाश कर रहे हैं। मैं असल में एक लेख देख रहा था और ख़ास तौर पे वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी ये खबर आई है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, उससे मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को कम किया जा रहा है। तो एक लेख अभी सव्यसाची दास ने लिखा है, जिसमें उन्होंने ये तथ्यों के साथ बताने की कोशिश की है कि असल में निर्वाचन आयोग के पास इतनी शक्ति होती है कि वो चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो संस्थात्मक छेड़छाड़ हो रही है हुँ। उससे क्या भारतीय लोकतंत्र को एक खतरा पैदा हो गया है? ये मेरा सवाल है और नहीं, शायद मैं इसलिए इस प्रश्न पे भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश को हटाकर किसी मंत्री को लाने के बारे में सरकार जो कोशिश कर रही है ये खबर पहले से चल रही है। ये विश्वास मत जब जिस दिन विश्वास मत की बहस चल रही थी, उस अविश्वास मत की बहस चल रही थी, उस दिन भी ये खबर थी। मैं ये मानता हूँ कि ये सरकार अघोषित रूप से ये साबित करना चाहती है कि जो लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, उसमें विधायिका और कार्यपालिका का जो जोड़ है मतलब, हैं, वही जोड़ जो है, वो प्रभुत्वशाली जोड़ है, उसी की चलनी चाहिए हर हालत में। वो कहीं भी और विधायिका भी वो जो वो सरकार चाहे। तो और इसको आप दोनों को मिला के कार्यपालिका कह सकते हैं। तो कार्यपालिका की चलनी चाहिए। ये पूरी कोशिश लगातार हो रही है। अच्छा व्यावहारिक स्थिति ये है कि जजों की नियुक्ति भी कार्यपालिका और सरकार करती है। तो जज घुमा-फिरा के एक तरह से सरकार के मुखापेक्षी हो ही जाते हैं। हैं? तो बस इस तरह की परिस्थिति है, इसमें जो बहुत ही आत्मसम्मान वाला जज होगा वही नहीं करेगा ऐसा, बल्कि बाकी बहुत मुश्किल होती है जजों को अपने रिटायरमेंट के बाद में भी कुछ अ, व्यस्त रहने के लिए कुछ चाहिए होता है, ताकि वो प्रासंगिक बने रहें, प्रशासनिक रूप से भी प्रासंगिक बने रहें और प्रोफ़ेशनल रूप से भी प्रासंगिक बने रहें और आमदनी के लिहाज से भी प्रासंगिक बने रहें, जिस उसके लिए भी सरकार के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो इस तरह इस लोकतंत्र में जो अधिकारों का बँटवारा है और ज़िम्मेदारियों का बँटवारा है, उसमें पलड़ा पूरी तरीके से कार्यपालिका के पक्ष में झुक जाता है। और इस
परिस्थिति का सरकार जम के उपयोग कर रही है अपनी तरफ, पूरे मामले को खींचने के लिए। अच्छा, इसके दूरगामी नहीं, फौरी तौर पर भी दुष्परिणाम होते हैं। इसमें क्या होता है कि अ, न्यायपालिका को जब लगता है कि हर बात में उसके पैर पे पैर रखा जा रहा है, यानी मुख्य न्यायाधीश कोई हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं, उसके लिए कानून बनाना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल चाहते हैं कि ऐसा चुनाव आयुक्त बनाया जाए जो हमारे कहने पे ही काम करे और बिल्कुल हमसे किसी तरह की निष्पक्ष और स्वायत्त किस्म की भूमिका ना निभा पाए। तो ऐसी परिस्थिति जो है वो लोकतंत्र को विकृत कर ही देगी, लोकतंत्र के पूरे ढांचे को गड़बड़ा देगी। और आज तो ये खबर भी आई कि जो दिल्ली सेवा विधेयक पास हुआ था, वो अब कानून का दर्जा प्राप्त कर चुका है क्योंकि राष्ट्रपति ने उस पे हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो इस कानून के बनने के बाद दिल्ली की राजनीति किस तरीके से प्रभावित होगी? क्या अरविंद केजरीवाल को अब जनता के पास ज़्यादा सक्रियता से जाने की ज़रूरत है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, वो लोग तो पहले से ही बिना अधिकारों के काम कर रहे थे, लेकिन मौजूदा उपराज्यपाल से पहले जो उपराज्यपाल होते थे, वो थोड़ी गुंजाइश दिया करते थे सरकार को। तो उससे सरकार कम से कम जिन क्षेत्रों में जो क्षेत्र उनके हाथ में है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा वगैरह, तो उनमें अपना काम करते रह सकते थे। अब ये मौजूदा राज्यपाल वहां भी हस्तक्षेप अपना कर रहे हैं। एक चपरासी की नियुक्ति भी दिल्ली सरकार नहीं कर सकती राज्यपाल की अनुमति के बिना। हर चीज के लिए एलजी का अप्रूवल चाहिए, एलजी का अप्रूवल। ये एक ऐसी लाइन है जो आप दिल्ली सरकार दिल्ली में जो भी सचिवालय में जाएं, कहीं जाएं, हर जगह आपको किसी दिल्ली सरकार की संस्था में जाएं, एलजी का अप्रूवल चाहिए, एलजी का अप्रूवल चाहिए। ये एक लाइन हर जगह आपको सुनने को मिलेगी। तो अब ये तो पहले से ही वो कर रहे थे और वो लोग जानते हैं, आम आदमी पार्टी वाले, कि ये बिल्कुल उनके लिए आर पार की लड़ाई है। या तो उनको खत्म कर दिया जाएगा या वे अपने अधिकारों को जीत लेंगे। वो बिल्कुल, और अधिकारों को तभी टिके रह सकते हैं जबकि वो जनता के बीच में अपनी पहुंच बनाए रखें, और जब चुनाव की टक्कर हो तो वहां पे वो उसी ठप्पे के साथ जीत हासिल करें जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 चुनावों में हासिल की। आपने इस हफ्ते एक लेख लिखा था दैनिक भास्कर में कि किस तरीके से जो राजनीतिक दल हैं, वो अपनी एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करते हैं और एक अलग-अलग उसके मॉडल क्या हो सकते हैं। तो इस विशेष संदर्भ में कि जो आपके तर्क हैं, अगर आप हमें एक बार बताएँ तो शायद हमारे दर्शकों को देखिए, मुख्य समझने में तौर पे आसानी हो। जब मैंने देखा कि एनडीए के सांसदों के 40-40, 45-45 सांसदों के समूह बना दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, और प्रधानमंत्री उनको अलग-अलग संबोधित कर रहे हैं। तो पहले जब एनडीए के समूह को संबोधित किया तो उसकी खबर जब आई तब मैंने इसके ऊपर सोचना शुरू किया। अब तक वो और कई समूहों को संबोधित कर चुके होंगे। तो उसमें प्रधानमंत्री ने कुछ जो बातें कही, उस पे मैंने अपने अन्य समाज वैज्ञानिक विद्वान साथियों से भी चर्चा की। तो वो लोग भी इस बात को मान रहे थे और उन्होंने भी कुछ मुझे इसमें कुछ गहराई से देखने का मौका प्रदान किया। जैसे कि बड़ी-बड़ी बातें हैं, जैसे कि धारा 370, जैसे कि राम मंदिर, जैसे कि 5 खरब की अर्थव्यवस्था बनाना, जैसे कि विदेश नीति में मोदी और भारत का डंका बजना। ये सब जो बड़ी-बड़ी बातें हैं, प्रधानमंत्री का कहना ये था कि सांसदों को निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर इन सब बड़ी-बड़ी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो एक तरह से वो ये भी कह रहे थे कि इन सब बड़ी बातों को वो उनके लिए छोड़ दें। ये बड़े-बड़े हथियार हैं, इसको प्रधानमंत्री चलाएँगे, गृह मंत्री चलाएँगे, ये सब सांसदों को नहीं करना चाहिए। दूसरे, प्रधानमंत्री को ये भी लगा होगा कि अगर वो लोगों अगर सांसद कहेगा देखिए 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है? तो सांसद तो जनता ये भी कह सकती है, भाई हमें क्या मिल रहा है ये भी बता दो। तो वहां पे बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए सांसदों को चाहिए कि जनता के निकट जाएं, उनके साथ मिलकर काम करें और हमदर्दी हासिल करें। इसके पीछे एक ये भी एहसास है कि स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त होने वाली है अगले चुनाव में। बहुत सारे सांसद हैं जो कि 10 साल हो जाएंगे उनको सांसद बने हुए। तो दूसरे चुनाव में 2019 के चुनाव में तो वो घुसकर मारा वगैरह वगैरह के चक्कर में जीत गए। लेकिन इस चुनाव में तो वैसी कोई बात है नहीं सामने। ये अलग बात है कि अगले 7-8 महीने में फिर से कोई ऐसा ही मुद्दा आ जाए जिससे सरकार को उस तरह का लाभ हो जाए, लेकिन अभी तक तो कम से कम नहीं दिखाई पड़ रहा है। भविष्य के बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते। तो ये एक ऐसी स्थिति है, नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो निर्वाचन क्षेत्र के स्तर की एंटी इनकम्बेंसी है, इसका मुकाबला कैसे किया जाए।
इसका मुकाबला करने के लिए एक तो बनी बनाई रणनीति है कि सांसद को उम्मीदवार बदल दिया जाए, लेकिन ये आप सब जगह तो कर नहीं सकते हैं। भाई आखिरकार भाजपा ने जो 303 सीटें जीती हैं, उन 303 सीटों पे आप ज्यादा से ज्यादा 100 उम्मीदवार बदल सकते हैं, अधिकतम 1/3 उम्मीदवार बदल सकते हैं। बाकी 200 उम्मीदवारों को तो आपको दोहराना होगा। तो उन 200 उम्मीदवारों के खिलाफ या 250 उम्मीदवारों के खिलाफ जो स्थानीय स्तर की एंटी इनकम्बेंसी होगी, उसका मुकाबला कैसे किया जाएगा? तो मुझे लगता है कि ये पूरी कवायद जो है वो इस लक्ष्य की तरफ उन्मुख है। अब ये नरेंद्र मोदी को, भाजपा को इस बात में कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो सब्सिडी तंत्र बनाया है, लाभार्थियों का जो संसार बनाया है, उससे उनको थोड़ी मदद मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी देख रहे हैं कि ये लाभार्थियों का संसार विपक्षी सरकारों ने भी अपने-अपने स्तर पे बना दिया है और उतने ही शक्तिशाली तरीके से बनाया है। अशोक गहलोत ने बनाया, सबने बनाया है, अरविंद केजरीवाल ने बनाया है और क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन्होंने भी बनाया है। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव ने बनाया है, बीजू जनता दल ने बनाया है। कोई छोटा-मोटा नहीं है, आप उसका अलग से अध्ययन नहीं हुआ है। वो उतना ही शक्तिशाली है और जनता को उसी तरीके से वो आर्थिक रियायतें देते हैं। तो कई 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 लिहाज से अगर देखें तो भाजपा को लगता है कि उन्होंने जो लाभार्थियों का संसार बनाया था, उसको स्थानीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर कई जगह न्यूट्रलाइज कर दिया गया। तो उन्हें लगता नहीं है कि इसका कोई बहुत ज्यादा बड़ा फायदा उनको मिलेगा। तो ये सब चिंताएं उनके मन में है। कहीं ना कहीं उनको लगता है, सपना आ रहा है भाजपा को, मुझे लगता है कहीं 2004 ना हो जाए। तो ये सब जो तैयारियां हैं, इस पेशबंदियां हैं, ये सब 2004 के अंदेशे से निपटने के लिए है। मैं आखिरी सवाल राजस्थान के संदर्भ में जोड़ना चाहूँगा क्योंकि आपने अशोक गहलोत का नाम लिया, तो उन्होंने ओबीसी के आरक्षण को 6% बढ़ाया, महिलाओं को अभी उन्होंने फ़ोन देने की घोषणा की। तो वो काफ़ी हद तक एक ऐसा तरीका अपना रहे हैं, जिससे कि जनता ये माने कि उन्होंने काफ़ी लोक कल्याणकारी काम किए हैं। तो क्या आपको लगता है अभी हाल की स्थिति में कि वो राजनीतिक फ़ायदा लेने की स्थिति में हैं? देखिए, उन्होंने 2 बहुत जबरदस्त काम किए हैं, इनकी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा है। एक तो उन्होंने महंगाई राहत शिविर लगाए, जो बिल्कुल एकदम नए किस्म की योजना है, ऐसा किसी और जगह नहीं हुआ है। दूसरा उन्होंने काम ये किया है कि उन्होंने एक रोजगार गारंटी स्कीम बनाई है उन्होंने, जो एक तरह से इनकम गारंटी स्कीम जैसी है। बजाय इसके कि लोगों को आमदनी दी जाए, आमदनी सुनिश्चित दी जाए, उन्होंने लोगों को रोजगार गारंटी जो नरेगा के तहत मिलता था, उसको बढ़ा के इस तरह का बनाया है जिससे लोगों की आमदनी बढ़ सके और उसे कानूनी जामा पहनाया है उन्होंने उसे, कानूनी जामा पहनाया। इस बात को लेकर जो बाजारवादी अर्थशास्त्री हैं, वो उससे बहुत खफा हैं। उनके खिलाफ तमाम लेख लिखे जा रहे हैं, जगह-जगह कहा जा रहा है कि ये कैसे हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, राजस्थान पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है, दिवाला निकल जाएगा। इस तरह की तमाम बातें की जा रही हैं। तो अब इन सब चीजों के राजनीतिक फलितार्थ क्या निकलते हैं, ये तो चुनाव में तय होगा। ये तो अक्टूबर-नवंबर में सामने आएगा। लेकिन ये सब करके उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस को भाजपा से आगे कर दिया है। अब स्थिति ये है कि पहले भाजपा आगे चल रही थी, क्योंकि राजस्थान में हर चुनाव में सरकार बदल जाती है। अब स्थिति ये है कि अब कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि इस बार भाजपा का नंबर है। अभी मैं बीकानेर गया था, राजस्थान गया था, वहां बहुत लोगों से बातचीत की, पत्रकारों से बातचीत की और भी ट्रेन में और दूसरी ऐसी साधारण लोगों से बातचीत की जो राजस्थान जा रहे थे या राजस्थान से आ रहे थे। तो सब किसी ने भी नहीं कहा कि इस बार भाजपा का नंबर है। सब लोग कहते रहे कि लड़ाई बहुत टक्कर कांटे की है और अशोक गहलोत साथ में ये भी कहते थे कि गहलोत ने बड़ा जबरदस्त काम करके दिखाया है। गहलोत ने जो किया है उसकी चमक इतनी है कि उससे भारतीय जनता पार्टी के जीतने की संभावनाएं जो है वो राजस्थान में धूमिल पड़ गई हैं। तो ये जो अशोक गहलोत ने कर पाया है और इसी तरह की आप अगर छत्तीसगढ़ पर ध्यान दें तो वहां भी वहां के मुख्यमंत्री ने, वहां तो भाजपा वैसे भी बहुत कमजोर स्थिति में है, भाजपा वहां भी है। और आप देखिए कि भाजपा के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान, शिवराज सिंह चौहान, कोई गहलोत से पीछे नहीं है इन मामलों में।
वो भी अपने आप को लड़ाई में रखने के लिए इसी प्रकार की उन्होंने एक लाडली योजना बनाई है। उस लाडली योजना से वो अपने खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको पलटने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने मामा के रूप में अपनी छवि जो है वो काफ़ी, पहले तो मैं सोचता था शायद व्यंग्य से लोग उनके बारे में मामा कहते होंगे, लेकिन वो तो खुद ही कह रहे हैं कि वो सबके मामा हैं। टीवी पे बाकायदा आता है ये, मामा जी की सरकार है वो तो। तो उसके लिए वो स्त्री वोटरों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी चुनौती का सा उनके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी, उनकी सरकार बहुत लंबी चली है, उसका मुकाबला कर रहे हैं। तो ये सब देखने की बात है कि एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करने की जो युक्तियाँ हैं, ये कहाँ तक काम करती हैं।